रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहा करता था। राजू अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब राजू 8 साल का था तो उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उसके बाद राजू पूरी तरह अकेला हो गया। राजू गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव का सरपंच और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजू के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही राजू को पाला। ये लो राजू बेटा, ये खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अरे मौसी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना, चुपचाप ये खाना खाओ। यह कहकर सरपंच की पत्नी सीमा वहां से चली गई। राजू ने आराम से खाना खाया। खाने के बाद जब वह झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही सरपंच दिखाई दिए। राजू ने उन्हें देखा और सीधे उनके पास जा पहुंचा। राजू बेटा, खाना खा लिया है ना? जी सरपंच साहब, अभी अभी मौसी खाना देकर गई थी और मैं वही खाकर घर से निकला हूँ। हाँ, अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी सरपंच जी, 8 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है। लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी कुछ करने का है तो सुनो, गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। चाहो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। जी सरपंच जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले दिन राजू एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह जंगल पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, कुछ भी कहो, सरपंच जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो और वे हमेशा खुश रहें। अभी राजू ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक कोयल पर पड़ी जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे, यह कोयल मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार तो बाकी कोयलों से बड़ा है और देखने में भी यह कुछ डरावनी लग रही है। राजू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी कोयल उड़ती हुई उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम राजू है और तुम मोहन के बेटे हो। कोयल को बोलते हुए देखकर राजू बहुत डर गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो कोयल हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई कोयल इंसानों की तरह बोल सकती है? नहीं, यह तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली कोयल हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं कोयल की शक्ल में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे, न जाने कौन हो तुम। मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है तुमने? तुम पिछले कई वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता सिवाय तुम्हारे गांव के सरपंच के। लेकिन मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता अभी जिंदा हैं और मुझे यह भी पता है कि वे कहाँ हैं। अच्छा तो बताओ, मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, मगर उससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। राजू को न जाने क्यों उस कोयल से डर महसूस होने लगा। अरे, मुझे तो लगता है कि यह कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि यह मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। यह सोचते ही राजू तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में अपने घर पहुंच गया।
घर पहुंचकर राजू हांफते हुए बोला, अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो जानवर भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि वह जरूर कोई राक्षस था। मैं अब कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। अभी राजू ये सोच ही रहा था कि उसी समय सरपंच की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ गई और राजू को घबराया हुआ देखकर वह बोली, अरे राजू बेटा, ये घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हें पसीना भी आ रहा है। सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं मौसी, बस थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था। अरे बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो काम मत करो। लो, पहले ये खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। राजू ने मौसी से सर दर्द का बहाना बनाकर सच्चाई छिपा ली। मौसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस खाना उसके हाथ में दिया और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। राजू ने खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब राजू नींद से जागा तो उसके मन का डर समाप्त हो चुका था। वह अपने आप से बोला, अरे शायद मैं कल उस कोयल को बातें करते देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था, लेकिन अगर सोचूं तो उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वह कोयल मेरे पिताजी के बारे में जरूर कुछ जानती है और यह भी सच है कि गांव में कोई मेरे पिताजी के बारे में बात नहीं करता। जब भी मैंने सरपंच जी से अपने पिताजी के बारे में पूछा, उन्होंने हमेशा बात टाल दी। बस इतना ही कहा कि मेरी माँ जन्म देते ही चल बसी और मेरे पिताजी कई साल पहले जंगल गए थे, जो फिर कभी वापस नहीं आए। मुझे उस जंगल में जाना चाहिए और उस कोयल को ढूंढकर अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहिए। यह कहकर राजू जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वह जंगल के उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां कल उसे वह कोयल मिली थी। वह कोयल वहां पहले से ही मौजूद थी और राजू को देखकर उड़ती हुई सीधा उसके पास आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी अपने पिताजी मोहन की तरह ही बहादुर हो। मैं सिर्फ इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तुम कह रही थी कि तुम मेरे पिताजी के बारे में जानती हो, तो बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। कल मैंने कहा था कि इसके लिए पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से ही गरीबी से जूझ रहे हो और कभी-कभी इस बात पर तुम्हें शर्म भी आती है। यह सुनकर राजू उदास होकर बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सचमुच गरीब हूँ। बचपन से ही सरपंच जी और उनकी पत्नी ने मुझे पाला है, लेकिन अब हर वक्त उन पर बोझ बनकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अब मैं खुद कमाऊं, ताकि वे दोनों चैन से बैठकर खाएं और खुश रहें। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन कमाने का रास्ता दिखा सकती हूँ। अच्छा, मगर वह कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं इस जंगल के सारे रहस्यों को जानती हूँ। आओ मेरे साथ चलो। ये कहकर कोयल उड़ चली और राजू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते कोयल राजू को एक गुफा के अंदर ले गई। उस गुफा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि यह जंगल पहले बहुत खतरनाक माना जाता था। इसीलिए लोग इस जंगल में आना पसंद नहीं करते थे। गुफा के अंदर जाते ही राजू की नजर एक बक्से पर पड़ी। अरे, इस बक्से में क्या है? मैं अभी इसे खोलकर देखता हूँ। जब राजू ने उस बक्से को खोला तो उसमें बेहिसाब हीरे जवाहरात निकले। उन्हें देखकर राजू हैरानी से बोला, अरे बाप रे, इस बक्से में तो ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं। ये सब सामान किसका है? तुम पहले धनवान बनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। और जब तुम मुझे इस श्राप से आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाऊंगी। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। राजू वह बक्सा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बक्सा एक तरफ रख दिया। इतने में सरपंच और उनकी पत्नी राजू के लिए खाना लेकर आए। जब उन्होंने एक तरफ रखा हुआ बक्सा देखा तो सरपंच ने राजू से पूछा, राजू बेटा, ये बक्सा कहाँ से आया और इसमें क्या है? सरपंच के पूछने पर राजू को कुछ समझ नहीं आया,
कि वह सरपंच साहब को क्या जवाब दे। इतने में सरपंच की बीवी ने बक्सा खोला और उसमें कीमती हीरे और जवाहरात देखकर बोली, राजू बेटा, तेरे पास ये इतने हीरे और जवाहरात कहाँ से आए हैं? राजू उन्हें सब कुछ सच बता देता, लेकिन वह कोयल की बातें याद कर रहा था जिसने उसे सख्ती से मना किया था, इसलिए उसने कुछ और ही बता दिया। मौसी, मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था। लकड़ियां काटते काटते मैं काफी आगे निकल गया और वहां मुझे एक गुफा दिखाई दी। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहां मुझे यह बक्सा दिखाई दिया। मैंने उसे वहीं से उठाया और घर ले आया। राजू, तुमने यह ठीक नहीं किया। हो सकता है ये सारे हीरे जवाहरात बादशाह के हों। शायद उसने इन्हें वहां सुरक्षित रखा था। अगर यह बात कहीं बादशाह तक पहुंच गई तो वह हमें सख्त सजा देगा। सरपंच के मन में गहरा डर बैठ गया था। अगर यह बात किसी तरह बादशाह तक पहुंच गई तो वह हमें सख्त सजा देगा। इससे पहले कि यह बात बादशाह तक पहुंचे कि किसी ने उसका सोना चुरा लिया है, हमें तुरंत यह सोना बादशाह के पास पहुंचा देना होगा। सरपंच की बातें सुनकर राजू ने सोचा, अब सरपंच जी को कैसे बताऊं कि ये हीरे और जवाहरात बादशाह के नहीं हैं? ये तो मुझे वही कोयल ने दिए हैं। लेकिन अगर मैंने सरपंच साहब को कोयल के बारे में बता दिया तो मेरे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए इन हीरे और जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी है। राजू के लिए इन हीरे और जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी था, इसलिए वह सरपंच के कहने पर बादशाह को हीरे और जवाहरात देने के लिए राजी हो गया। ठीक है सरपंच साहब, जैसा आप कहे, हम अभी यह बक्सा बादशाह को दे आते हैं। यह कहकर राजू ने वह बक्सा अपने सर पर उठा लिया। फिर वह और सरपंच बादशाह की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में वे बादशाह के दरबार में दाखिल हो गए। बादशाह के सामने बक्सा रखकर सरपंच ने कहा, बादशाह सलामत। ये लड़का मेरा पड़ोसी है। ये लकड़ियां काटने जंगल गया था और वहां एक गुफा में इसे यह हीरे जवाहरात का बक्स मिला। हमें शक हुआ कि शायद यह आपका ही है, इसलिए हम इसे फौरन आपके दरबार में ले आए हैं। यह सब सुनकर बादशाह के दिल में लालच जाग उठा, क्योंकि वह जानता था कि यह बक्सा उसका नहीं है। लेकिन इतनी कीमती हीरे जवाहरात देखकर उसके मन में यह ख्याल आया, ये हीरे जवाहरात असल में मेरे नहीं हैं, मगर जब ये किस्मत से मेरे पास आ ही गए हैं तो मैं इन्हें बेकार क्यों जाने दूं। बेहतर यही होता है कि मैं इन लोगों को इसके बदले कुछ इनाम दे देता हूं ताकि वे खुश हो जाएं और ये खजाना भी मेरे पास ही सुरक्षित हो जाए। ये सोचकर बादशाह ने उनसे कहा, हाँ, यह बक्सा मेरा ही है। मैंने ही इसे वहां सुरक्षित किया हुआ था, लेकिन तुम दोनों ने ईमानदारी से यह संदूक मेरे दरबार में लाकर बहुत अच्छा किया है। मैं तुम्हारी इस सच्चाई से खुश हूं, इसलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। ये कहकर बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, यह संदूक इनसे ले लो और खजाने में रख दो। और हाँ, इन्होंने ईमानदारी का सबूत दिया है, इसलिए मेरे खजाने से इन्हें इनाम के तौर पर कुछ धन दे दिया जाए ताकि ये खुश भी हो जाए और दूसरों के लिए एक मिसाल भी बने। सिपाहियों ने बादशाह के आदेश पर उनसे वह संदूक ले लिया और उसके बदले इनाम के तौर पर उन्हें कुछ धन दे दिया। सरपंच वह रकम पाकर बहुत खुश था, मगर राजू का दिल बेचैन था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बादशाह झूठ बोल रहा है, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि कोयल ने उसे अपनी सच्चाई बताने से मना किया था। राजू को डर था कि अगर उसने सच बता दिया तो उसका अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। राजू के लिए दौलत से बढ़कर अपने पिताजी से मिलना जरूरी था, इसलिए वह चुप रहा और फिर दोनों इनाम की रकम लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। राजू सरपंच के साथ उसके घर चला गया और घर पहुंचकर उसने अपनी रकम भी सरपंच को दी और कहा, सरपंच जी, ये रकम भी आप ही रख लीजिए। आपने हमेशा मेरी देखभाल की है और मुझे खुशी है कि ये रकम आपके काम आएगी। सरपंच को वो रकम देकर राजू वहां से चला गया और अगले दिन सुबह होते ही राजू फिर से जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वह जंगल की उसी जगह पहुंच गया जहां उसे वह कोयल मिली थी। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा जो एक बरगद के नीचे बैठा था। उसने राजू से पूछा, अरे बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो?
मैं मोहन का बेटा हूँ और मैं इस जंगल में आता जाता रहता हूँ। ये सुनकर साधु चौंक तो गया मगर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। साधु के जाते ही कोयल उड़ती हुई वहां आ पहुंची। वह साधु तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वह बस पूछ रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि मैं मोहन का बेटा हूँ और यहाँ आता जाता रहता हूँ। यह साधु असल में एक धोखेबाज है। उसने सिर्फ साधु का वेश ओढ़ रखा है, लेकिन अंदर से वह एक शैतान है। मुझे उस साधु से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ तुम और अपने पिताजी की परवाह है। बस तुम बताओ कि मैं तुम्हें उस श्राप से कैसे मुक्त करवा सकता हूँ। अच्छा, तो चलो फिर मेरे साथ। वह राजू को एक गुफा के अंदर ले आई जहाँ एक शीशे की बोतल पड़ी थी जिसमें जल भरा हुआ था। कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हें आधी रात को इसी जगह आकर आंखें बंद करके उस बोतल को तोड़ना होगा। बोतल टूटते ही मैं शराब के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगी और फिर तुम्हें यह राज बताऊंगी कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। क्या मैं इस बोतल को अभी तोड़ दूं? नहीं, कल पूर्णिमा की रात है। तुम इसे सिर्फ कल ही तोड़ सकते हो। इतना कहकर वह कोयल वहां से उड़ गई और राजू भी अपने घर की तरफ चल पड़ा और दूसरी तरफ वह साधु छुपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह भी राजू के पीछे चल पड़ा। जब राजू अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने साधु को अपने पीछे आते देखा और वहीं रुक गया। साधु करीब आकर राजू से बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम कोयल से बात कर रहे थे। देखो, तुम इस कोयल को नहीं जानते। वह कोई साधारण कोयल नहीं है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन वह कोयल मेरे पिताजी के बारे में जानती है और मैं किसी भी कीमत पर अपने पिताजी को पाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। वह कोयल तुम्हें फंसाकर श्राप से मुक्ति पाना चाहती है। यह सुनकर राजू क्रोधित हो गया। अरे साधु महाराज, मैं साधुओं का सम्मान करता हूँ मगर तुम्हारे जैसे पाखंडी साधुओं का नहीं। याद रखो, इसके आगे मैं एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेहतर है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। साधु कुछ कहने ही वाला था कि राजू ने उसे धक्का दे दिया और कहा, चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहकर राजू अपने घर चला गया और दूसरी तरफ सरपंच और उसकी बीवी जब अपने घर से निकले तो उनकी नजर साधु पर पड़ी। वे दोनों साधु के पास आए और सरपंच ने साधु से कहा, अरे साधु महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने राजू को सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और वह उस कोयल को श्राप से मुक्त करवाना चाहता है। अगर वह कोयल अपने श्राप से मुक्त हो गई तो गांव में तबाही आ जाएगी। गांव का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। हाँ, बिल्कुल सही, लेकिन राजू सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। साधु महाराज, आप चिंता मत करें, मैं अभी राजू को समझाता हूँ। ये कहकर सरपंच उसी वक्त राजू के घर गया और घर जाकर राजू से कहा, राजू, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम जंगल में किसी कोयल से मिलते हो जो इंसानों की तरह बातें करती है। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगा कि एक कोयल इंसान की तरह कैसे बोल सकती है? ओह, तो आपको पता चल गया। देखिए सरपंच जी, शुरू में मुझे यह सब अजीब लगा था, लेकिन अब नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह बात आपको उस साधु ने ही बताई होगी। देखिए सरपंच जी, 8 साल पहले मेरे पिताजी रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे और वह कोयल जानती है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। मैं बस अपने पिताजी को पाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा, तुम अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो? हाँ, मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि आपने कभी मुझे बताया ही नहीं और न ही गांव वालों ने कुछ कहा, तो फिर मैं कैसे जान पाता। अब मैं किसी की बात पर विश्वास क्यों करूं? बताइए। मुझे सिर्फ कोयल की बात पर विश्वास है और कल पूर्णिमा की रात है। कल मैं उस कोयल को श्राप से मुक्त कर दूंगा और वह कोयल श्राप से आजाद होकर मुझे मेरे पिताजी से मिलवाएगी। इतना कहकर राजू गुस्से में घर से बाहर निकल गया। राजू, मेरी बात सुनो। राजू, रुको। सरपंच ने राजू को आवाजें दी मगर उसने एक भी न सुनी और घर से निकल गया। सरपंच भी घर से बाहर आया और साधु भी घर के बाहर ही खड़ा था। सरपंच ने साधु से कहा, राजू पता नहीं कहाँ गया है। अब हमें कल तक का इंतजार करना होगा और जंगल में जाकर राजू को बोतल तोड़ने से रोकना होगा।
अगली रात साधु सरपंच को लेकर जंगल में उस गुफा के पास ले गया और कहा, यही वह गुफा है जहां वह बोतल पड़ी है जिसमें उस डायन कोयल की शक्तियां हैं। राजू यहाँ आता ही होगा, हम एक तरफ छुप जाते हैं। यह कहकर वे दोनों गुफा के एक तरफ छुप गए और उसी वक्त राजू वहां आ जाता है। राजू को देखकर वह कोयल उड़ती हुई राजू के पास आई और बोली, यहाँ साधु और सरपंच आए हैं। वे गुफा के एक तरफ चुपचाप खड़े हैं। वे तुम्हें इस बोतल को तोड़ने से रोकेंगे, पर तुम उनकी बात मत मानना। अगर तुम उनकी बात मान लो तो तुम कभी अपने पिताजी से नहीं मिल पाओगे। नहीं, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। ठीक है, तो तुरंत जाओ, वह बोतल उठाकर ले आओ और उसे तोड़ डालो। राजू जल्दी से गुफा के अंदर गया और वह बोतल उठा लाया। जैसे ही वह उस बोतल को तोड़ने लगा तो साधु और सरपंच वहां आ गए। राजू रुको, इस बोतल को मत तोड़ो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। नहीं, मुझे किसी भी हाल में अपने पिताजी से मिलना है। राजू ध्यान से सुनो, ये कोयल कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक डायन है। आज से 10 साल पहले जब तुम छोटे थे, इस डायन ने पूरे जंगल पर कब्जा कर रखा था। जो भी गलती से इस जंगल में जाता फिर कभी लौट कर नहीं आता था। तब तुम्हारे पिताजी और मैंने मिलकर ठान लिया कि इसे रोकना ही होगा। हमने साधु महाराज से उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि इस अभिशाप को खत्म करने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को जंगल के पास वाले कुएं में अपनी जान देनी होगी। तुम्हारे पिताजी बहादुरी से आगे आए और यह बलिदान स्वयं देने का निश्चय किया। उन्होंने कुएं में छलांग लगाई और साधु महाराज ने उस डायन की सारी शक्तियां एक बोतल में कैद कर दी और उसे कोयल में बदल दिया। इस तरह यह जंगल सुरक्षित हो गया। मगर यह राज हमने किसी को नहीं बताया। गांव वाले कुछ नहीं जानते। ये बात सिर्फ मुझे और साधु महाराज को मालूम थी, इसलिए हमने तुम्हें भी कभी नहीं बताया। लेकिन अगर तुमने ये बोतल तोड़ दी तो ये फिर से अपने असली रूप में आ जाएगी। ये सिर्फ उसकी एक चाल है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई वही है जो मैं कह रही हूँ। अगर मेरे मन में कोई चाल होती तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करती? क्या गांव वालों ने कभी तुम्हारी मदद की? नहीं। तुम्हें धन, सामान, हीरे मोती सब मैंने दिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से भी मिलवा रही हूँ। राजू भ्रम में पड़ गया और उसने वह बोतल जमीन पर फेंक कर तोड़ दी। फिर अचानक वह कोयल एक डायन के रूप में आ गई। राजू, तुमने मेरा बड़ा काम आसान कर दिया। अब मैं आजाद हूँ और अब तुम सबकी शामत आ गई है। आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजू, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब यह डायन हमें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मैं उसके बहकावे में आ गया था। क्या अब इसका कोई हल नहीं बचा? इसका बस एक ही हल है कि हमें तुरंत उस कुएं के पास जाना होगा। ये कहकर वे तीनों कुएं की ओर भागे और वह डायन भी उनके पीछे आ गई। वहां पहुंचकर साधु ने कहा, अगर तुम इस डायन से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम दोनों में से किसी एक को उसी कुएं में छलांग लगाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। साधु की बात सुनकर राजू तुरंत बोला, ये मुसीबत मैंने खुद मोल ली है, इसलिए इससे मुक्ति भी मैं ही दिलवाऊंगा। यह कहकर राजू ने कुएं में छलांग लगा दी और अपनी जान कुर्बान कर दी। साधु ने तुरंत डायन को फिर से एक कोयल के रूप में बदल दिया, मगर इस बार उसके पास इंसानों की तरह बोलने की शक्ति भी नहीं रही। सरपंच को राजू के जाने का बहुत दुख था, मगर वह क्या कर सकता था। इसलिए वह घर लौट आया और धीरे धीरे फिर से हंसी खुशी जीवन बिताने लगा।